जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के हिस्ट्री के आगे हम देखेंगे हिस्ट्री में आज हम देखेंगे क्या हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मौर्य काल तक हमने पूरा कर लिया था और मौर्य काल को हमने कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले आप अगर वीडियो को नहीं देख चुके हैं तो आप वहां पर देख लीजिए, आप काफी सहायता होगी। और उसके बाद अगर प्रश्न बनाएगा तो बहुत से प्रश्न बनेंगे और हर एग्जाम के लिए क्या होगी, मान होगी और हर एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आज हम शुरू करेंगे वो है मरणोत्तर काल। मरणोत्तर काल आज शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज मरणोत्तर काल। ठीक, जो हमने मौर्य काल तक हमने कंप्लीट कर लिया था, मौर्य काल तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम जानेंगे मरणोत्तर काल के बारे में। मरणोत्तर काल मतलब क्या होता है कि माने मौर्य काल समाप्त हो गई, उसके बाद की जो काल हुई, उसके बाद की जो राजनीतिक परिदृश्य या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो परिदृश्य होती है उसे कहते हैं क्या, मौर्योत्तर। माने उसके बाद के काल को क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं। हमने मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ लिया था, मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य जो थी अस्तित्व में आई। अशोक के बारे में, अशोक के समय बहुत उच्च स्तंभ पर गई, लेकिन अशोक की जो हथियार डाल देने के बाद, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धीरे धीरे जो अवनति साम्राज्य में आती है और उनके जो साम्राज्यवादी उनके जो उत्तराधिकारी आए वो भी इतने में प्रखर नहीं हो सके और वो भी धर्म के कई अन्य क्षेत्रों में वो लग गए और उतने ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए। जिस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य का क्या हो गई, स्थिति जो थी सिमट कर छोटी हो गई और धीरे धीरे इसका अंतिम में हम जानते हैं कि बृहदत्त के समय इसका क्या हो गया, साम्राज्य जो था वो समाप्त हो गया, अंत हो गया, विघटन हो गया। इस पर विद्वानों ने अलग अलग अपनी अपनी मत दिए हैं। तो हम जानते हैं कि जो बृहदत्त था इनका मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा हुआ, जिसका उसके ही सेनापति किसने, पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठा और वो किस वंश की स्थापना किया था, वो किया था शुंग वंश की स्थापना। चलिए, शुंग वंश की स्थापना उन्होंने किया था। उसके बाद ये भी सब आने वाले साम्राज्य थे वो भी ज्यादा तक, आने वाले किंग भी थे, वो राजा भी थे, वो भी ज्यादा तक अस्थायी नहीं रह सके और इसमें भी उत्थान हुआ, पतन होते होते चला गया। तो अंतिम जब आएगा गुप्त साम्राज्य तो क्या होगा, एक गुप्त वंश आएगी तो वो क्या होगी, एक साम्राज्य का रूप धारण करेगी। तो उसके बाद तो हमने जानेंगे, उसके बाद हम अब जानते हैं। और उसी समय ऐसी परिस्थिति इस समय मौर्य काल के बाद हुआ, मौर्य काल के अंत के बाद की विदेशी आक्रमण भी कई होने लगे और भारत में कई क्षेत्रीय राज्य क्या हो गए थे, बट गए और पूरे छोटे छोटे राज्यों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो उससे पहले हम इसे शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि मौर्य काल के क्या साक्ष्य के बारे में। तो पहले सुनेंगे स्रोत भाई लिखा कहाँ गया है, कौन कहा है, साक्ष्य कितना, स्रोत कहाँ है मौर्य काल के बारे में, कौन सी किताब, कौन सी पुरातात्विक साहित्य, क्या क्या चीज से मिला है जिससे मौर्योत्तर काल की हमें जानकारी मिलती है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। तो पहले हम अध्ययन के स्रोत, सोर्स ऑफ स्टडी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सोर्स ऑफ स्टडी में क्या है, पुरातात्विक स्रोत भी हमें मिला है और साहित्यिक स्रोत भी मिला है और अन्य ऐसे स्रोत, चीजें, वस्तु मिली है जिससे हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात हम करें तो देखिए, अब बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। जिस प्रकार देखिए कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पहला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, इससे हमें मरणोत्तर काल की बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। दूसरा जो जानकारी है वो है अयोध्या अभिलेख से भी हमें मरणोत्तर काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद है हाथी गुफा अभिलेख और चौथा है अमरावती अभिलेख और कई सारे अभिलेख मिले हैं जिससे हमें मरणोत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं कि तो देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। पुरातात्विक साक्ष्य से भी प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न पुरातात्विक साक्ष्य से पूछा है। तो देखिए, ये जो जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो वो रुद्रदामन का अभिलेख है। रुद्रदामन के अभिलेख थे जूनागढ़ अभिलेख, इसे गिरनार अभिलेख भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिए कि जूनागढ़ अभिलेख को हिंदी गिरनार कहा जाता है। गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, वो है जूनागढ़ अभिलेख। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि संस्कृत में सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, वो जूनागढ़ अभिलेख। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना बार क्वेश्चन इस से पूछा गया है। तो
संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा जो अभिलेख है यह है जूनागढ़ का अभिलेख, जो संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है। उसके बाद देखिए विष्णु के साथ लक्ष्मी का साक्ष्य मिला। हम जानते हैं कि विष्णु के बारे में आप अवगत होंगे, लक्ष्मी के बारे में अवगत होंगे, दोनों के एक साथ जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कौन, वो मिला है हमें जूनागढ़ अभिलेख से ही विष्णु और लक्ष्मी के दोनों साथ का हमें साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं अयोध्या अभिलेख, इससे हमें 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। 2 अश्वमेध यज्ञ वैदिक काल में आप पढ़ा चुके हैं कि अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं, क्या चीज होता है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलता है। और 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, तो वही किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो शुंग वंश का जो संस्थापक था। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, पुष्यमित्र। अयोध्या अभिलेख से हमें 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलता है, जिसे किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, इसकी जानकारी मिलता है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं अमरावती अभिलेख। अमरावती जो अभिलेख है, जो सातवाहन वंश पढ़ेंगे आगे, तो सातवाहन वंश का जो पहला अभिलेख कौन है, अमरावती अभिलेख है। सातवाहन वंश का सबसे जो पहला अभिलेख कौन है, सातवाहन वंश का सबसे पहला अभिलेख है वो क्या है, अमरावती अभिलेख है। क्लियर, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए इतना हमने, ये तो पुरातात्विक बहुत सारे अभिलेख है, जिसे पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। अब प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं क्या, साहित्यक स्रोत में। साहित्यक स्रोत में भी बहुत सारी किताब लिखी गई है, जिससे हमें जानकारी मिलते हैं। बहुत सारे उस समय विद्वान भी भारत आए थे, प्लिनी इत्यादि हुए, और भारत के भी कुछ विद्वान थे, उन्होंने इस किताब लिखा है। तो हम जानते हैं पहले गागरी संहिता। गागरी संहिता जो एक साहित्यक स्रोत है, इससे हमें मौर्योत्तर काल की हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आइए दिव्य वेदांत, मिलिंद पन्हों की पुस्तक। उसके बाद मनु स्मृति जो पुस्तक है, इसमें मनु स्मृति से भी हमें इसकी साक्ष्य मिलता है। और मनु स्मृति किसके शासनकाल में लिखा गया था, मनु स्मृति शुंग के शासनकाल में ही लिखा गया था। मनु स्मृति, बहुत सारे मनु स्मृति, जातक कथा है, मालविका मित्रम, कबीर कालिदास के बहुत सारे जो किताब जो है शुंग वंश के शासनकाल में लिखा गया, वो हम पढ़ेंगे शुंग वंश। तो तभी तुम स्रोत साक्ष्य के दृष्टि से हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिला है, इत्यादि तरीके से हमें क्या मिला है, पूरा मौर्योत्तर काल की हमें साक्ष्य जानकारी, हमें स्रोत मिलता है हमें। क्लियर, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्रोत से भी क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ा हार्ड क्वेश्चन इससे बनता है, और बड़ी आसान है लेकिन हार्ड लग जाता है, क्योंकि स्रोत कोई नहीं पढ़ता है। सब पहले पूछता है, सब पढ़ता है राजा कौन है, राजधानी कौन है, राजा कौन हुआ, क्या किया, लेकिन ये स्रोत से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो भारी हो जाता है, और ज्यादा स्रोत से ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इतिहास में कम देखने को मिलता है कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका पोता था, कि कौन किसका बाप था। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनु स्मृति किसके शासन काल में लिखा गया, क्या है मनु स्मृति। क्लियर, अयोध्या अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इस तरह से क्वेश्चन जब बन जाता है तो क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो आप अगर इस पर एक कंसाइज बेस से अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाकर आप लिख लेते हैं तो काफी सहूलियत होगी आपको स्टडी करने में। तो हमने अध्ययन के स्रोतों, पुरातात्विक, साहित्यक और अन्य स्रोतों के बारे में हमने जानकारी दिया। इससे क्वेश्चन इससे पूछा जाता हमने देखा। अब आते हैं फिर आगे देखते हैं। हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य पर क्या, अधिकतर भाग पर क्या था, मौर्य साम्राज्य का शासन था, हमने जाना। उसके बाद लेकिन जानते हैं कि अशोक के बाद क्या हुआ, कि साम्राज्य धीरे धीरे विघटन होते चली गई। अशोक की मृत्यु के समय ही जो यहाँ पर कलिंग वाले भाग है वो अपने को स्वतंत्र कर लिए। क्या कर लिए, कलिंग वाले जो भाग है वो क्या कर लिए, अपने को स्वतंत्र कर लिए थे। और जो महापद्मानंद ने जो जीन की मूर्ति यहाँ लाई था, यहाँ से उड़ीसा वाला क्षेत्र से, कलिंग वाला क्षेत्र से यहाँ लाया था, उसको कलिंग ने कलिंग खारवेल यहाँ पर होगा चेदी वंश में, उसने एक छीन कर ले आया था। तो ये तो अशोक के बाद ही निकल गए थे। धीरे धीरे ये क्षेत्र भी क्या हो गए, निकल गए। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का बहुत अंत तक निकल गए थे, और बहुत कम छोटी क्षेत्र बच गए थे जिस समय बृहदत्त था। और बृहदत्त के शासन काल में उसकी सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक है। उसको यहाँ पर लिखे ना, यह पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के क्या संस्थापक है। और बृहदत्त के समय बृहदत्त को उन्होंने क्या किया, मार दिया, और गद्दी पर बैठा कौन, पुष्यमित्र शुंग बैठा।
ये तो बात जानी। उसके बाद कई अन्य शासन हुए, उसके बाद आए कुन वंश आए, ये भी शासन ज्यादा अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। उसके बाद कण्व वंश आए, वो भी ज्यादा दिनों तक शासन अपने को नहीं चला पाया। उसके बाद आए सातवाहन, जो इस क्षेत्र वाले क्षेत्र से सातवाहन सब आया, ये बहुत अच्छी में ये चली, लेकिन उसके बाद भी ये भी बहुत विशिष्ट व्यवस्था में नहीं चल सकी। और अंतिम में आएंगे चेदी भी वंश है, तो वो भी देखते हैं कि यहाँ पर चेदी, ये भी ये तो देसी जो राजा हुए यहाँ पर, शुंग वंश, कुन वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश इत्यादि दिनों तक ज्यादा अपने अस्तित्व को बनाए न रख सकी और ज्यादा विस्तार नहीं कर सकी। अब आते हैं कि उस समय विदेशी आक्रमण भी, जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में अशोक साम्राज्य की जब विघटन हो गई, तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य की जब विघटन हो गई, तो उसके बाद विदेशी आक्रमण भी कई होने लगे। पहला जो आक्रमण हुए वो है हिंदीनानी, उसके बाद आए शक, उसके बाद आए पार्थियन, उसके बाद आए कुषाण। तो विदेशी आक्रमण भी आए, और इस वाले क्षेत्र में, माने इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटा ही क्षेत्र होगा, तो इसमें क्या है, हिंद यूनानी अपने कब्जा किए, उसके बाद हिंद यूनानी आएगा शासन, उसके बाद शक आएगा, उसके बाद पार्थियन आएगा, उसके बाद कुषाण आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण होगा वो कुषाण। कुषाण ने बहुत ज्यादा दिन तक शासन किया, और कुषाण में ही एक सुप्रसिद्ध राजा होंगे। वो कौन थे? कुषाण में वो सबसे सुप्रसिद्ध राजा होंगे वो है कनिष्क। तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में बहुत संहिताएं भी, बहुत समितियां भी बनी थी। तो इसके बारे में देखिए, हमने देखा कि मौर्यों के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय शासन आए, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सके, और विदेशी आक्रमण भी हुए, तो विदेशी आक्रमण भी ज्यादा दिनों तक नहीं, लेकिन सब अपनी जो विकास नहीं कर पाए ज्यादा। लेकिन जो सबसे ज्यादा वो कुषाण जो रहे, और वो सबसे अस्थायी रूप में रहे, और कुषाण में कनिष्क हुए जो सुप्रसिद्ध जो राजा हुए, वो काफी दिनों तक चला, और उसमें बहुत समिति भी हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समाज में और परिवर्तन होती रही, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। ऐसा मतलब ये नहीं है कि साम्राज्य अगर विघटन हो गया तो अर्थव्यवस्था में धीमी आई होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। यहाँ से सिक्के का भी व्यापक प्रयोग होने लगा है, सिक्के का भी खोज हुआ है। हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली में हम देखेंगे, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुई मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, एक एक करके हम वंश आधारित हम राजनीतिक विस्तार जानेंगे, उसके बाद हम प्रशासन जानेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, समाज के बारे में, कला और संस्कृतियों के बारे में जानेंगे, कुछ नोट हम देंगे। तो इस प्रकार राजनीतिक विस्तार हुआ, और यहाँ पर पहली बार चोर, पांडे और चेर राज्यों का क्या हुआ, उत्थान हुआ, जिसका स्रोत हमें संगम साहित्य में मिलते हैं। इसे ही इसको कहा जाता है, संगम काल के नाम से जाना जाता है, संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो हम दक्षिण भारत के भी इतिहास को हम अगले वीडियो लेक्चर में हम लाएंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे कि दक्षिण भारत का इतिहास क्या है, आखिर संगम काल क्या है, तो उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने देखा आज स्रोत के बारे में हमने देखा, उसके बाद कैसे मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद कौन कौन से राजनीतिक प्रणाली कैसे स्थापित हुआ, कौन कौन से किंग आए, राजा आए, और उसके बारे में एक एक करके अब देखते हैं। अब शुंग वंश के बारे में देखेंगे, कुंभ वंश के बारे में, सातवाहन के बारे में, और चेदी के बारे में हम जानेंगे। तो अब राजनीतिक विस्तार के रूप में देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि पहला जो वंश स्थापित हुआ कौन, शुंग वंश। हमने देखा कि शुंग वंश किसको, वीरदत्त को हत्या करके इन्होंने गद्दी पर बैठा। उस समय शुंग क्या थे, ये सेनापति थे, किसके, वीरदत्त के, और उन्होंने मौर्य जो शासन उसको क्या कर लिए, कब्जा इन्होंने कर लिए थे। लेकिन हालांकि बहुत से क्षेत्र उनको तो अब निकल चुके थे, लेकिन उन्होंने जो मौर्य सभा जो बची हुई थी वो अपना गद्दी संभाल ली, और उन्होंने अब विस्तार होना शुरू कर दिया हमसे। तो शुंग वंश जो थे, शुंग वंश की स्थापना अब देखते हैं। शुंग वंश, तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया है। तो ऐसा तो याद हो गया, देखिए शुंग वंश तो पुष्यमित्र शुंग, तो ऐसे ही आपको याद हो गया, ये स्थापना इसकी किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। क्लियर। अब देखना बात है सब, और इसकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा। हमने जाना कि पहले हमने देखा कि राजधानी क्या थी, पहले देखा कि राजगिरी है, तो पाटलिपुत्र है, वैशाली है, बस यही राजधानी है। लेकिन देखिए पहली बार राजधानी में चेंज हुआ, और राजधानी कौन हुआ, पाटलिपुत्र न रखे, क्या हुआ, विदिशा। इन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित किया, विदिशा में राजधानी इन्होंने स्थापित किया। वो किस जाति के थे, ये ब्राह्मण जाति के थे। देखो ये क्षत्रिय नहीं थे, ये किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य में अशोक और उसके बाद उत्तराधिकारियों ने बहुत व्यापक पैमाने पर क्या इसको बौद्ध को ज्यादा प्रचलन दिया था। तो वहाँ के कुछ जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते, वो भी क्या हो छूट होने लगे।
तो इसे कहा जाता है कि ब्राह्मण जाति के थे और अंतिम ब्राह्मण जाति के थे और अंतिम इन्होंने ब्राह्मण जाति के थे और जो क्षुब्ध हुए थे तो इसके हत्या कर दिए, या बहुत से कारण रहे होंगे जिस प्रकार इन्होंने हत्या करके इन्होंने गद्दी पर बैठा। राजधानी विदिशा, जाति ब्राह्मण थे और अंतिम शासक इसके हुए देवभूति। इसके अंतिम शासक हुए देवभूति, भूति इनके अंतिम शासक हुए हैं। लेकिन अंतिम शासन हुए और ये जो शुंग वंश थी काफी समय तक नहीं चल सकी और जल्द ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो देखिए, तो हमने पहला ही क्वेश्चन हमने कर लिया कि पुष्यमित्र शुंग किसको हराता, किसको हत्या कर गद्दी पे बैठा, वो है बिरदा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्थापना शुंग वंश किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। राजधानी कहाँ है, विदिशा। और अंतिम शासक क्या है, देवभूति। किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। क्लियर, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद देखिए अब इनके बारे में जानते हैं, इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य जो पहले इतना क्षेत्र है, इनको क्षेत्र उतना नहीं हुआ क्योंकि बहुत क्षेत्र क्या हो गए थे, हट गए थे, कट गए थे। अब देखिए कि अब इन्होंने काम प्रणाली को देखिए, तो इन्होंने बहुत सारे जो आक्रमण हो रहे थे तो कोई आक्रमण को इन्होंने हराया था और सबसे जो प्रमुख चीज है किसको हराया, वो मीनांदर को इन्होंने हराया था। किसको हराया था, ये मीनांदर को इन्होंने युद्ध में पराजित किया था और इसके कारण इन्होंने अब पराजित किया था और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, हमने शुरू ने बताया कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। क्लियर, तो 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था। इन्होंने मीनांदर को हराया था, दूसरे क्या किया, जितना जो क्षेत्र मिला इनको व्यापक स्तर पर इन्होंने ले चले। उसके बाद देखिए दिव्य वैदान के अनुसार इन्हें बौद्ध धर्म का शत्रु कहा गया है। क्यों, क्योंकि दिव्य वैदान कहते हैं, दिव्य वैदान कहा जाता है कि इन्हें बौद्ध धर्म का शत्रु कहा गया है। इन्होंने बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूपों को नष्ट किया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 84,000 स्तूपों का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, ऐसा माना जाता है। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों के जो बुद्धों के जो 84,000 जो थे उनको पूरा को क्या कर दिए, नष्ट कर दिए स्तूपों को, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये भी बात है कि ये भी मिला है कि ये भी एक जानकारी मिला है कि भरहुत स्तूप का निर्माण एवं सांची के स्तूप की जो लकड़ी के स्थान पर उन्होंने वेदिका का निर्माण किया था, किसका, पत्थर का इन्होंने निर्माण किया था। तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा शत्रु, इतना ज्यादा दुश्मनी रहता तो इतना भरुक स्तूप का निर्माण है, पत्थर का उपयोग करना, ऐसा क्यों करते। तो ऐसा माना जाता है 84,000 को उन्होंने स्तूपों को नष्ट किया, लेकिन ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि स्तूप का निर्माण इन्होंने किया था और पत्थर के जगह पर, लकड़ी के जगह पत्थरों का उपयोग इन्होंने करवाया था। क्लियर, इतना जान लिए। इनके समय में देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय में कई बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ ब्राह्मण धर्म के जो लिखे गए थे। पहली जो थी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है, आप जानते हैं कि मनुस्मृति। मनुस्मृति से परिचित होंगे कि मनुस्मृति जो है पहली बार शुंग वंश के कारण ही क्या हो गया, शुंग वंश के समय ही लिखी गई थी। और इसमें बताया गया, मनुस्मृति में बताया गया है कि जब ठीक, तो मनुस्मृति में इसी का क्या, मनुस्मृति इसी समय क्या होगी, लिखी गई थी। दूसरी बात, पाणिनि, आप समझते होंगे पाणिनि का जो ग्रंथ है, कौन, पाणिनि के बारे में आप समझते होंगे। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ, अष्टध्यायी उन्होंने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था अष्टध्यायी। ठीक, अष्टध्यायी जो जानते हैं कि अष्टध्यायी ने पाणिनि के समझते होंगे, पाणिनि हुए। उसके बाद पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो महाभाष्य, मनुस्मृति, जातक, अष्टध्यायी इत्यादि जो प्रमुख जो ग्रंथ है शुंग वंश के समय में ही लिखा गया है, इसकी जानकारी मिलती है। और एक जो नाटक जो उन्होंने, कालिदास के बारे में आप तो परिचित होंगे, मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने किया था, कालिदास ने किया था। और कालिदास इसी समय में इनका रचना किया था। क्लियर, तो इसमें जानते हैं कि मालविका क्या था, जानते हैं कि इसका जो, तो ये ग्रंथ है सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा कि अष्टध्यायी, जातक, मनुस्मृति, महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम इत्यादि जो ग्रंथ की रचना कब हुई है, किसके शासन काल में हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको आप क्या करिए, सबसे महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन मनुस्मृति से पूछा है, पतंजलि से पूछा है,
पाणिनि से पूछा है, जातक से पूछा है, मालवी पाणिनित्रम से पूछा है, कालिदास से पूछा है, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछता है कि महाभारत किसके समकालीन है, कालिदास किसके समकालीन है, तो ऐसा बहुत सुंदर से क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद इनका बेटा हुआ बहुत शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और देवभूति अंतिम शासक था, जिसने बहुत देवभूति के समय जो शासन था बहुत सिमट कर आ गया था और बिहार यूपी आज के अगर मान ले तो मात्र बिहार यूपी तक ही जो सुंग वंश का शासन स्थापित हुए, बस बिहार यूपी तक ही सिमट कर रह गया था, ज्यादा विस्तार नहीं हो चुका और जल्द ही इसका अंत हो गया। और इसको भी और देवभूति को ही एक सेनापति था, उसका नाम था वासुदेव, और वासुदेव ने भी इसको क्या कर दिया, हत्या कर दिया और गद्दी पर बैठ गया था, तो वह है वासुदेव। क्या है, बस वासुदेव है। और ये भी शासन ज्यों के त्यों ही समाप्त हो गए और इसके भी मात्र 2 या 3 हुए हैं, इसके राजा हुए हैं और अंतिम जो राजा हुए हैं वो हुए हैं सुशर्मा। ठीक, वासुदेव इनकी हत्या की, वासुदेव इनकी संस्थापक है कुरुवंश की और अंतिम सुशर्मा जो थे अंतिम राजा हुए। और इसको भी हत्या किसने किया, सेमुक ने किया। इसकी जो हत्या किसने किया है, वो सीमुक ने किया है। सीमुक ने किया इसकी हत्या और सीमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली और सातवाहन वंश की स्थापना किया। तो अब हम सातवाहन वंश के बारे में हम लेक्चर 2 में वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सातवाहन वंश के बारे में और उसके बाद छेदी वंश के बारे में और विदेशी आक्रमणों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इतना ही, आज हम सुंग वंश के बारे में हमें जानकारी हमने प्राप्त कर लिया। हमने मरणोत्तर काल को देखा, किस प्रकार मरणोत्तर काल आए, कौन से विदेशी आक्रमण हुए, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके अभिलेख स्रोत के बारे में हमने जाना। उस प्रकार पहला सुंग वंश और कुन वंश 2 वंश, हमने 2 देशी वंशों को हमने जाना। कल हम जानेंगे सातवाहन वंश के बारे में और चेदी वंश के बारे में और फिर वीडियो 3 आएगा, उसमें हम जानेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में। पहला ईरानियों ने किया, उसके बाद हिंदी सिकंदरों ने आया, उसके बाद यूनानी ने, तीसरा बाद आएंगे हिंदी यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण के बारे में, कुषाण के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, थैंक यू और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।